हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो एमसीआरई की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरटीआई रूल्स। आपको पता है ये हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम ए टू जेड रूल्स डिस्कस करेंगे। सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट रूल तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सीरीज की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। इससे पहले हमने टॉपिक किया था सीसीएस सीसीए और उसके हमने एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए। साथ ही जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके जो क्वेश्चंस है वो भी आने शुरू हो गए हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर से देखें। तो एमसीआरई का पेपर आपको पता है आपका 26 से 28 फरवरी की टेंटेटिव डेट है और जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपका इन सभी पोस्ट में ये यूजफुल रहेगा, चाहे आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर ऑफिस असिस्टेंट, सबके लिए ही ये यूजफुल है। आपका ये टॉपिक आता है। सो आरटीआई एक्ट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमें जो है सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अपनी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। अपना नाम लिखेंगे, नाम स्पेस देके सिटी लिखेंगे और स्पेस देके आपके एग्जाम का नाम लिखेंगे, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी के लिए अगर हम बात करें, अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है जिसमें कि आपका पूरा टॉपिक जो 75 मार्क्स का है, आपका जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, सारा का सारा सिलेबस उसमें कवर है। आपका टॉपिक वाइज सिलेबस कवर है, टॉपिक वाइज आपकी उसमें टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बायलिंगुअल है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं रिपब्लिक डे पर, तो रिपब्लिक डे या उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रिपब्लिक डे का अभी हमारे पास 500 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है इन कोर्सेज पर, जिसको आप रिपब्लिक का जो कूपन है वो आप अप्लाई करके अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आरटीआई। आरटीआई होता क्या है? आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी कि सूचना का अधिकार। ठीक है, तो इसमें हमारे पास काफी सारे एक्ट हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा जो है रूल 1, इसमें क्या आता है, इसको हम एक्चुअली सेक्शन बोलते हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या इसकी फुल फॉर्म है, कब से यह लागू हुआ। सो आरटीआई एक्ट शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं और फुल फॉर्म इसकी क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कब आया था हमारा? 2005 में आया था। सेकेंड रूल पर चलते हैं। सेकेंड में हमारे पास काफी सारी डेफिनेशंस हैं। इसमें सबसे पहला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे कि आपको पता है, अगर हम सेंटर लेवल की बात करें तो वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। यूटी की बात करें तो हमारे पास यूटी गवर्नमेंट है। तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ये हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है, जैसे कि पीआईओ है हमारा, या हमारा एपीआईओ है। इसके अलावा सीआईसी है, एसआईसी है, चीफ आईसी है, आईसी है। ये सारी डेफिनेशन हम वन बाय वन जो हमारे आगे आने वाले रूल्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग सेक्शन वाइज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है उसमें 3-4 और वर्ड है जो आपको याद रखना है, जैसे इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है, और फिर राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। ये सारी चीजें आप इसमें याद रखेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है ये किस सेक्शन में आता है। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो हमारे सेक्शन 2 के एफ में दिया गया है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई रिकॉर्ड हो गया, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई मेमो है,
कोई ईमेल है, वो उसके फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई ओपिनियन हो सकता है इंफॉर्मेशन में, कोई एडवाइस हो सकती है, कोई प्रेस रिलीज हो सकती है, कोई सर्कुलर हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, लॉग बुक्स हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, पेपर्स हो सकता है, सैंपल्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी डाटा मटेरियल हो सकता है। इंफॉर्मेशन जो है किसी भी प्राइवेट बॉडी से रिलेटेड हो सकती है जो कि पब्लिक अथॉरिटी उसको एक्सेस कर पाए। तो इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, कोई ओपिनियन, एडवाइस, कोई रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए, कोई सर्कुलर, प्रेस रिलीज, ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है इंफॉर्मेशन। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि आपको सीधा मेल में आ सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है। इसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन चाहें तो किसी सीडी में, किसी फ्लॉपी में, या फिर जो है आप जो है प्रिंट आउट फॉर्म्स में वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिंपली आपके पास आ रही है तो वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन होती है जो आपको सीधे आगे, जिसमें कोई खर्च नहीं लगा गवर्नमेंट का। लेकिन वहीं पर अगर आप चाहें कि मुझे तो सीडी में चाहिए इंफॉर्मेशन, या फ्लॉपी डिस्क में चाहिए, या मुझे प्रिंट आउट में चाहिए, तो वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी चार्जेबल होता है। आपको इसके लिए एक फी पेमेंट करनी होती है, और जब आप वो फी पेमेंट करते हैं तभी आपको इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, जैसे आपको चाहिए प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट के लिए आपको पैसा देना होगा, जो प्रिंट आउट पर खर्च होगा वो फीस आपको देनी होगी, वो कैलकुलेट होकर आपको ऑफिसर बताएगा। जब आप वो फीस जमा करेंगे तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ वर्क हो सकता है। ठीक है, किसी भी वर्क का इंस्पेक्शन है, किसी भी डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का, ये हो सकता है। कोई भी नोट्स हो सकता है, कोई एक्सट्रैक्ट्स हो सकता है, कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज हो सकती है डॉक्यूमेंट्स के, रिकॉर्ड की, या फिर कोई भी सैंपल हो सकता है किसी भी मटेरियल का। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप डिस्क में ले सकते हैं, फ्लॉपी में ले सकते हैं, टेप में ले सकते हैं, वीडियो कैसेट में, या फिर किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या प्रिंट आउट में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्ड। फिर रिकॉर्ड क्या होता है हमारा? रिकॉर्ड जहां से भी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया पूरा फाइल में, एक ही चीज से रिलेटेड सारी चीजें एक जगह पर हमने इकट्ठी की है। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, फैसिमिल कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट हो सकती है, एनी रिप्रोडक्शन हो सकता है इमेज का या इमेजेस का माइक्रोफिल्म में, चाहे वो एनराज हो या नहीं, या कोई भी मटेरियल जो कि कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस से प्रोड्यूस है, वो हमारा रिकॉर्ड हो सकता है। नाउ जो हमारा सेक्शन 2 है उसके जे में हमारे पास दिया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट हम पढ़ रहे हैं, सो ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है एक ऐसा एक्ट है, सूचना का अधिकार, जो कि हर भारतीय नागरिक को मिलता है। अगर वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली क्या है, क्यों बनाया गया? बनाया गया इसलिए क्योंकि जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो सरकार के आदमी है वो कौन चुनता है? प्रतिनिधित्व, जनता प्रतिनिधित्व हम बोलते हैं, पब्लिक चूज करती है, और पब्लिक के ही रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि वो पब्लिक का ध्यान रखते हैं। तो पब्लिक ही पब्लिक की इंफॉर्मेशन पब्लिक द्वारा चुने गए लोगों द्वारा ले रही है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इसीलिए लाया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन ना हो, और जो है पब्लिक के पास जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रहे, वो सचेत रहे उस चीज के बारे में, उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन आरटीआई एक्ट खुद ये कहता है कि आपको कोशिश क्या करनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो हम प्रोएक्टिव बेसिस पर प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमें प्रोवाइड करनी है पहले ही। जैसे आज के टाइम पर आप देखोगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वेबसाइट पर जाओगे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, इवन नोटिस, टेंडर, ये सारी इंफॉर्मेशन, जो मीटिंग हुई उसके जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोएक्टिव बेसिस पर और जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है वहां पर दी जाती है, ताकि आरटीआई का यूज कम से कम करना पड़े, और जो पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं तो उसको हम प्रोएक्टिवली बेसिस पर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये आरटीआई एक्ट है, बेसिकली थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। सो राइट टू इंफॉर्मेशन में आपका इंस्पेक्शन हो सकती है किसी वर्क का, डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का, कोई नोट्स, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड या सैंपल ऑफ मटेरियल आप ले रहे हैं, कोई भी फॉर्म आप किसी भी जो है फॉर्मेट में आप ले सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। नेक्स्ट हमारे पास
एक और मेन डेफिनेशन आती है सेक्शन 2H में, दैट इज पब्लिक ऑथोरिटी। पब्लिक ऑथोरिटी क्या है? कोई भी ऑथोरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट का जो एस्टेब्लिश हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूटेड हो सकता है, संविधान के द्वारा हो सकता है या लॉ ऑफ पार्लियामेंट द्वारा हो सकता है, ठीक है, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लॉ ऑफ पार्लियामेंट द्वारा हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ द्वारा बनाई गई कोई ऑथोरिटी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी ऑथोरिटी हो सकती है जो गवर्नमेंट और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इशू किया है उसके ऑर्डर द्वारा बनाई गई है, या फिर कोई भी बॉडी ओन कंट्रोल या सब्सटेंटिवली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, वो हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट फंड्स। तो ये हमारी सारी क्या हो सकती है? कोई भी पब्लिक ऑथोरिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी, जैसे इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है और पब्लिक ऑथोरिटी क्या होती है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 3 पर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या कहता है कि जो भी ऑल इंडियन सिटीजन, हर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो आरटीआई एक्ट के तहत जो है अपना आरटीआई एक्ट यूज कर सकता है, आरटीआई के लिए रिक्वेस्ट लगा सकता है और उसके बाद जो है आरटीआई एक्ट के तहत उसको इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब जो आरटीआई एक्ट है उसके लिए अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट जो है हम ऑनलाइन मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट पर जाकर हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, आरटीआई रिक्वेस्ट दे सकते हैं, या हम ऑफलाइन जो है वो रिक्वेस्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे ऑनलाइन देना है तो आरटीआई की वेबसाइट पर हम जाएंगे, वहां पर हम लॉगिन करेंगे, बेसिक डिटेल्स हम डालेंगे और अपनी जो रिक्वेस्ट है वो हम सबमिट कर देंगे जिस भी डिपार्टमेंट से हमें लेनी है, और उसके बाद हमें एक जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा कि ये आपका जो है रिक्वेस्ट नंबर है। उसके बाद हम वहां पर ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो ऑथोरिटी ऑफिसर होता है वो हमारे पास होता है पीआईओ अपॉइंट होता है, और उसके नीचे सब डिविजनल लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम अपॉइंट करते हैं एपीओ, असिस्टेंट पीआईओ जो है वो हम यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो आप रिक्वेस्ट डायरेक्टली पीआईओ को दे सकते हैं या फिर एपीआईओ को दे सकते हैं। अब आरटीआई एक्ट का मतलब क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि कोई भी इंसान जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है हमारे यहाँ पर, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, तो किसी भी लैंग्वेज में ली जा सकती है, ऑफिशियल या फिर रीजनल लैंग्वेज में। और यहाँ पर क्योंकि कोई भी इंसान जो है रिक्वेस्ट दे सकता है आरटीआई के लिए, तो जो हमारा एपीआईओ पॉइंट है इसका काम क्या है? इसका काम है हेल्प करना, उस इंसान की हेल्प करना जो आरटीआई के लिए रिक्वेस्ट देने आया है। ये वहां पर सुनेगा उस पर्सन की और लिखित में यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। आरटीआई के लिए हमारे पास कोई भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, नो प्रेस्क्राइब फॉर्म की इस एप्लीकेशन में आपको आरटीआई लगानी है। हमारे पास कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं है, सिंपल जो A4 पेज होता है उसमें आप अपनी आरटीआई जो है वो आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आरटीआई का आपको रिप्लाई आ जाएगा। जो हम आरटीआई यहाँ पर लगा रहे हैं उसका रिप्लाई कितने दिन में आता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जब भी आप आरटीआई की रिक्वेस्ट लगाते हैं, आरटीआई की रिक्वेस्ट आपने लगाई, उसके बाद अगर आप अपनी रिक्वेस्ट पीआईओ को लगाते हैं, ठीक है, जो भी आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है पीआईओ जो है, अगर आप उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, सो रिक्वेस्ट अगर आपने रिक्वेस्ट दी है पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इसको हम बोलते हैं। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है हर जगह पर अपॉइंट होगा। सबसे पहले हम रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये है ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटी। पब्लिक ऑथोरिटी की ऑब्लिगेशंस क्या है? जब ये एक्ट हमारा बना तो कुछ रूल तो थे जो हमारे इमीडिएटली बेसिस पर लागू हो गए, कुछ रूल थे हमारे जो 120 दिन बाद लागू हुए। 120 दिन बाद क्या लागू हुआ? जैसे कि 120 दिन का समय दिया गया था सभी ऑर्गेनाइजेशन को कि जो प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन है जो वेबसाइट्स पर अवेलेबल होनी चाहिए वो आप अवेलेबल करवाओ। अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा जो है आप अच्छी तरीके से अरेंज करो, जैसे आपके ऑफिस में कौन कौन एम्प्लॉय हैं, किस तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या जो भी इंफॉर्मेशन है जो लगता है आरटीआई के तहत आपसे पूछा जाएगा, पूरे इंफॉर्मेशन को आप अच्छी तरीके से अरेंज करो ताकि जब भी आरटीआई की रिक्वेस्ट आती है आप टाइमली उसका रिप्लाई कर सको।
और जो पीआईओ है उसके लिए 100 दिन का समय दिया गया था कि 100 दिन के अंदर आप जो है पीआईओ को अपॉइंट करो। जो पीआईओ है वो यहाँ पर अपॉइंट होगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसको असेस करने के लिए नीचे जो है एपीआईओ होता है जो कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हम उसको बोलते हैं। तो अगर आपको रिक्वेस्ट देनी है और आपने रिक्वेस्ट दी है डायरेक्टली पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो आपको आरटीआई का जो रिप्लाई है वो कितने दिन में आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा 30 डेज के अंदर। अगर आपने रिक्वेस्ट दी है एपीआईओ को तो इसमें आपका +5 दिन लगता है रिक्वेस्ट ट्रांसफर होने में, तो ऐसे केस में आपको रिप्लाई आता है 35 डेज के अंदर। और अगर आपने जो है इंफॉर्मेशन जो मांगी है उसमें कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है तो वहां पर जो टाइमलाइन लिखती है वो लगती है 40 डेज की। थर्ड पार्टी यानी कि जिस भी पब्लिक अथॉरिटी से आपने इंफॉर्मेशन मांगी है वो आपको पहले किसी और से इंफॉर्मेशन लेगा और फिर आपको देगा, तो वहां पर 40 डेज है। इसके अलावा अगर किसी की इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है, लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स में, 48 घंटे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाती है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इंफॉर्मेशन आपको कब मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये रूल बनने के बाद 100 दिन का समय दिया गया था हर एक अथॉरिटी को कि अपना पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करे, जो कि आरटीआई के तहत जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसका रिप्लाई करेगा। कितने दिन में करेगा ये भी हमने टाइमलाइन डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट कैसे देनी है हमने अभी डिस्कस किया, ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हैं, एपीआईओ को दे सकते हैं या फिर आप पीआईओ, इनमें से किसी को भी आप इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए आरटीआई की रिक्वेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। टाइमलाइन के तहत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें नॉर्मल सी फीस होती है, जैसे 10 रुपए, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है। और अगर कोई बीपीएल है तो उसके लिए ये हमारी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीपीएल के लिए हमारी कोई भी फीस नहीं होती है आरटीआई की रिक्वेस्ट लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारे पास डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट का रिप्लाई कैसे किया जाएगा। तो टाइमलाइन जो है यहाँ पर जो हमने डिस्कस की थी वो टाइमलाइन इसमें दी गई है कि अगर आप पीआईओ को देंगे तो 30 दिन, एपीआईओ को देंगे तो 35 दिन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो 40 दिन, लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो 48 घंटे। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 8, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरटीआई के तहत आप इंफॉर्मेशन तो ले सकते हो लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी है जो कि एग्जेम्प्ट की गई है, वो इंफॉर्मेशन जो है आपको आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। बाय चांस अगर आप ऐसे किसी भी रिक्वेस्ट का आरटीआई लगाते हो तो आपको जो है आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको रिप्लाई आएगा कि ये हमारे आरटीआई के रूल नंबर सेक्शन नंबर 8 के तहत जो है एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके लिए ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। तो कोई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, भारत की संप्रभुता, अखंडता के लिए है या जो है कोर्ट के द्वारा रोका गया है कि ये इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई के तहत शेयर नहीं की जा सकती। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का, उसकी किसी भी प्रिविलेज का ब्रीच करती है, उल्लंघन करती है। कोई ट्रेड सीक्रेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो फॉरेन गवर्नमेंट से मिली है वो नहीं दी जा सकती है। लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ ए पर्सन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। कैबिनेट पेपर्स की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि किसकी प्राइवेसी भंग हो, वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 9, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस। तो आरटीआई के सेक्शन 8 में जो भी हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, तो आरटीआई के सेक्शन 9 के तहत अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को डिमांड करता है तो उसको हम सीधा रिप्लाई कर सकते हैं कि ये हमारे सेक्शन 8 के तहत जो है हमारी क्या है, एग्जेम्प्टेड है और ये इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती है। कोई और इंफॉर्मेशन है वो आप आरटीआई के तहत डिमांड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास जो है सेवरेबिलिटी, रूल नंबर 10 है। तो आप जो इंफॉर्मेशन है वो जो ले रहे हो वो एपीआई को रिक्वेस्ट कर सकते हो, पीआई को रिक्वेस्ट कर सकते हो, सभी जगह पर हमारी अप्लाइकेबल होती है। जो भी आपको आरटीआई के तहत रिक्वेस्ट चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हो। सो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वी हैव द रूल नंबर 11, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो जहां पर भी आपकी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, यानी कि आपने एक पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड की है, सपोज दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने किसी और को इंफॉर्मेशन मांग ली है
वो किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास भेजनी थी तो वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, वहां पे आपकी टाइम लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। या फिर पब्लिक अथॉरिटी से जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो पार्शली तो इसके पास है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके पास है, लेकिन कुछ किसी और अदर पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी के पास, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा फिर आपको देगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जब भी इन्वॉल्व होती है तो 40 डेज की टाइम लिमिट होती है आरटीआई का रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 11। तो अभी तक हमने रूल नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया। सारे रूल हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं एएमसीआरई के लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के आप हमें शेयर कर सकते हैं 8447410108 पर। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आप जो है एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए लिंक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड बैच और जो है हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अभी रिपब्लिक डे पर ऑफर चल रहा है, आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर अभी आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप इस 500 के डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, कूपन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 8447410108 पर कॉल कर सकते हैं हमें कि किस तरीके से इस कूपन को अवेल करना है। नाउ द रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 कहता है कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एक कमीशन बनाया जाएगा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं सीआईसी, ठीक है। सीआईसी जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, सीआईसी, और जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग होंगे, इसमें जो है हमारे पास एक तो होगा चीफ, जिसको हम बोलेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। इसके साथ साथ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एक पर्सन, साथ में हमारे पास होंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ये मैक्सिमम जो हो सकते हैं किसी भी कमीशन में, वो कितने हो सकते हैं, वो 10 हो सकते हैं। तो एक चीफ और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिलकर बनाते हैं सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो बनाया जाता है। और ये जो लोग बनाए जाएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो है पहले तो हम एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी डिसाइड करती है कि कौन कौन मेंबर जो है यहाँ पर होगा। उस कमेटी में हमारे पास होगा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हमारे पास होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो है हमारे यहाँ पर कौन होता है, हमारे पास अपोजिट जो पार्टी होती है उसका जो है लीडर होता है, अपोजिशन लीडर होता है, और साथ ही साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है हमारा, जो कि हमारा क्या होता है, यहाँ पर अपॉइंटेड होता है बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जो है इसको अपॉइंट करता है, तो वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये लोग होते हैं हमारे पास यहाँ पर कमेटी में, वो कमेटी डिसाइड करती है कौन चीफ होगा, कौन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। ये जो चीफ यहाँ पर बनाया जाता है वो चीफ में हम देखेंगे जिसको जैसे लॉ की नॉलेज हो, या फिर जो है जो एक एमिनेंट पोस्ट पर होना चाहिए, जिसको जो है एक्सपीरियंस हो सोशल वर्क का, या फिर जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए वो लीगल की, फाइनेंस की, किसी भी फील्ड की, तो वो यहाँ पर हमारा चीफ और आईसी अपॉइंट होते हैं। ये चीफ और जो आईसी यहाँ पर अपॉइंट होते हैं हमारे, ये किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट पर नहीं होने चाहिए, किसी भी ऐसी पोस्ट पर नहीं होने चाहिए, किसी भी जो है हमारी किसी पार्टी का मेंबर नहीं होने चाहिए, किसी भी और एम्प्लॉयमेंट में किसी पोस्ट पर नहीं होने चाहिए, किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, उनको हम यहाँ पर चीफ और आईसी जो है हम बनाते हैं। तो ये कमीशन जो बनाया जाएगा इसमें एक चीफ है और हमारे पास 10 जो है वो हमारे पास आईसी हैं। उसके बाद है टर्म एंड ऑफिस ऑफ कंडीशन, कि कब तक ये लोग रहेंगे, ये जो है डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो जब तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तब तक ये अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। तो जब तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चाहती है तब तक ये अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। एज वाइज अगर हम देखें क्या कोई मैक्सिमम एज है, तो हाँ, मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर रखी गई है। कोई भी अपनी पोस्ट पर, चाहे वो हमारा चीफ आईसी हो या फिर हमारा आईसी हो, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है, 65 ईयर तक जो है हमारा इस पोस्ट पर बना रह सकता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस है और हमने टर्म्स ऑफ ऑफिस यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक बात और है यहाँ पर कि जो हमारा चीफ है उसको हम कभी भी रीअपॉइंट नहीं करेंगे। एक बार हमने चीफ बना दिया, उसको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये रीअपॉइंटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा आईसी है, जो हमारे 10 मेंबर थे टोटल आईसी, उसको भी हम रीअपॉइंट नहीं करते, बट जो हमारा आईसी है उसको हम चीफ जरूर बना सकते हैं।
आईसी को हम चीफ बना सकते हैं। और अगर आप आईसी को चीफ बना रहे हो तो इस टाइम पर जो टोटल उसका ड्यूरेशन हो सकता है आईसी प्लस चीफ का, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो हो सकता है उसका 5 साल, उससे ज्यादा नहीं होगा। और एज लिमिट सीआईसी हो या फिर चीफ आईसी हो या हमारा आईसी हो, उसके लिए मैक्सिमम हमारे पास 65 ईयर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम लिमिट इन, ये तो रिपीटेशन है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन नंबर 14 में क्या है, रिमूवल ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर आप इनको पोस्ट से रिमूव करते हो तो रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। अगर इनको पोस्ट से रिमूव किया जाता है, सबसे पहले तो अगर इनको खुद ही रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये रिजाइन देते हैं ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन जाएगा। क्या हम इनको पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हमने सीसी में पढ़ा था, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट कर देता है, मिसबिहेवियर कर देता है, अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करता है, या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस आ जाता है, तो ऐसे केस में हम इनको अपनी पोस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एसआईसी। जैसे हमने सेंट्रल लेवल पे बनाया है, सीआईसी जो हमने बात की है वो हमारी क्या थी, वो हमारी थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसी तरीके पे हर एक स्टेट में भी जो है इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा, और स्टेट में बनाएंगे तो भी हमारा सेम रहेगा। तो एक तो हमारा जो है चीफ आईसी होगा, प्लस मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं हमारे आईसी। सारी चीजें सेम रहेंगी, मैक्सिमम 65 ईयर तक, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तब तक ये अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। चीफ आईसी और आईसी को दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, आईसी को एज ए चीफ अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उस दौरान मैक्सिमम 5 साल के लिए होगा। स्टेट जो कमीशन जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, जो कमेटी होगी उसमें गवर्नर होगा, अपोजिशन पार्टी लीडर होगा, प्लस एक मेंबर नॉमिनेटेड होगा बाय द गवर्नर, वो डिसाइड करेंगे चीफ कौन होगा, आईसी कौन होगा। यहाँ पर भी जो मेंबर है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी पार्टी का सदस्य या किसी भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए, और जो है किसी भी फील्ड में उसको एक्सपर्टीज हो वो होना चाहिए। टर्म्स ऑफ ऑफिस या रिमूवल सेम प्रोसीजर जो है हमारा सेम यहाँ पर रहेगा। अब बात आती है कि पावर क्या है, सेक्शन 18 हमारा आता है कि क्या पावर है। जो हमने ये इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया है, हमने इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया है, राइट, दो बनाए हैं हमने, सेंट्रल लेवल पे हमारे पास सीआईसी है और स्टेट लेवल पे हमने एसआईसी बनाया है। तो जो ये हमने सीआईसी और एसआईसी बनाया, इसका काम क्या है। हमने तो पीआईओ बनाया हुआ था जहां पर हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, एपीआईओ को भी रिक्वेस्ट कर सकते थे। अब ये जो कमीशन है वो क्या काम करता है, ये कमीशन इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इसके पास जो है इस एक्ट के तहत कुछ पावर्स दी गई हैं, और ये पावर बेसिकली अगर मान लीजिए एपीआईओ या पीआईओ आपकी रिक्वेस्ट ना माने, आपकी आरटीआई का रिप्लाई ना करे, तो आप अपील कर सकते हैं। तो अगर कोई भी अपील आती है तो वो हम सीआईसी एसआईसी को कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आरटीआई आपने दी, आपको जो है टाइमली रिप्लाई नहीं आया, 30 दिन में रिप्लाई नहीं आया, तो हम अपील कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं तो फीस होती है। अगर आप सीडी, फ्लॉपी, प्रिंट आउट इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेते हैं, अगर आपको वो लगता है कि वो फीस तो यार अनरीजनेबल फीस है, रीजनेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तब टाइम लिमिट में नहीं आई है, तो हम यहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो अपील का जो केस है वो हम इस कमीशन के पास डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, या एपीआईओ के खिलाफ ही हमें जो पीआईओ के खिलाफ कंप्लेन करनी है तो वो भी हम अपील यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीआरई में और हम आरटीआई एक्ट को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। रिकॉर्डेड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इस कोर्स में जो है आपको जो है 500 रुपए का डिस्काउंट अभी रिपब्लिक डे पर, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 19, तो अपील की जा सकती है। अब अपील कैसे होगी, अब हम सिंपल से लेते हैं कि आरटीआई जो है आप उसमें रिक्वेस्ट करते हैं, आरटीआई के तहत आपने जो है रिक्वेस्ट की है, और हम मान के चलते हैं आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर अगर आपको रिप्लाई नहीं आया है तो आप अपनी फर्स्ट अपील कर सकते हैं। कितने दिन में, 30 दिन में। 30 दिन तक आपको रिप्लाई आ जाना चाहिए था, नहीं आया था, उसके अगले 30 दिन में आप कभी भी जो है
अपना जो है यहाँ पर फर्स्ट अपील कर सकते हैं 30 डेज के अंदर। तो जो ये आपकी अपील जाएगी, ये आपकी फर्स्ट अपील है, ये आप तब कर सकते हैं जब आपको आरटीआई के तहत कोई रिप्लाई नहीं आया विद इन द टाइम लिमिट में, या फिर जो आपको रिप्लाई आया आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपील आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट अपील करते हैं तो आपको जो अब रिप्लाई आएगा वो कितने दिन में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको 45 डेज में। 45 डेज में अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो आप 90 डेज तक और वेट करेंगे, और 90 डेज के बाद आप यहाँ पर 90 डेज के अंदर, बेसिकली 45 डेज के बाद 90 डेज के अंदर आप अपनी सेकंड जो अपील है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अपील की टाइम लिमिट रहती है, और जो हमारा CIC है, SIC है, उसको आप डायरेक्टली अपील कर सकते हो इन सब केसेस में। नेक्स्ट है हमारी पेनल्टी। तो अगर मान लीजिए PIO हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या आपको लगता है मिसलीडिंग दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, टाइम लिमिट में नहीं दी है, क्या कोई पेनल्टी का प्रावधान है? तो हाँ, पेनल्टी का प्रावधान है। जिस भी दिन आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, उस दिन जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और उसके बाद जिस दिन आपने अपील की है, तो जिस दिन इन्फॉर्मेशन मिल गई उससे अपील तक के दिन की हर दिन का जो फाइन है वो 500 रुपए का फाइन है पर डे के अकॉर्डिंग। लेकिन ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है 25,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम 25,000 रुपए फाइन हो सकता है। अब हम जब फाइन लगा रहे हैं तो हमने CC रूल्स में पढ़ा है कि जब भी हम कोई भी कंप्लेन हमारे पास आती है, सामने वाले को मौका देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने जैसे कंप्लेन की है सपोज PIO के खिलाफ, तो आप PIO को मौका दोगे कि वो अपनी बात रख सकता है, उसके बाद ही यहाँ पर फाइन जो है इंपोज किया जाएगा। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन हो, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 21, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। RTI एक्ट जो इंप्लीमेंट हो रहा है उसके तहत जो भी जिसके पास भी पावर है वो गुड फेथ में काम कर रहा है, और उसके लिए जो है किसी भी तरीके का यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 22, एक्ट्स टू हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे हमारे पास RTI एक्ट है, और कैसा कोई भी ऐसी जो है कंप्लेन आती है जिसमें जो है जो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी है सपोज, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट है जो किसी और एक्ट के साथ रिजेंबल खाता है, जहां पर यही सेम चीज जो है किसी और एक्ट में भी दी गई है, तो ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है कि RTI और ऑफिस सिक्योरिटी जिसमें भी दोनों में जो ज्यादा पेनल्टी, ज्यादा पनिशमेंट होगी वो ओवरराइड कर जाएगा, वो पनिशमेंट या पेनल्टी यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट। अगर आपको RTI के तहत रिप्लाई नहीं आती तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपके पास अपील का प्रोसीजर है, CIC बनाई गई है, आप उनको अपील करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्ट नोट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जहां पे ये हमारा एक्ट अप्लाई नहीं होता, यानी कि उन ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर RTI लगाएंगे तो आपको RTI के तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई पुलिस फोर्स है, या फिर जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, वहां की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, रॉ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 25, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो CIC जो SIC है वो पूरा मॉनिटरिंग करता है, और इसकी जो है एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाई जाती है। सो जो हमारा PIO है वो हमारी एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है, वो भेजता है यहाँ पर, और उसको कंसोलिडेट करके एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इस एनुअल रिपोर्ट में क्या होगा कि कितने रिक्वेस्ट आई, कितनों का आपने रिप्लाई किया, कितनों को मना किया, कितनों से आपने फीस ली जो फीस के तहत आई थी, कितने ऐसे थे जिसने फीस के नाम पर पैसा नहीं दिया या वो रिक्वेस्ट वहीं पर हमारी खत्म हो गई है, कितने RTI में जो है फीस लगी, कितने BPR के तहत है जहां पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कितनों में हमने टाइमली इन्फॉर्मेशन डिले की, किसमें हमने जो है लेट किया, या फिर इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी एनुअल रिपोर्ट में होती है। और आपने जो है अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए या फिर अपने अवेयरनेस फैलाने के लिए इस एक्ट के लिए क्या क्या चीजें की वो यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 26, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोग्राम्स बना सकती है, जैसे कि PIO है, APIO है, CIC है या SIC है, या जो भी ऑफिसर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी RTI के तहत टाइम टू टाइम, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होगा, किस तरीके की इसमें जो है ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होंगे, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो हो सकता है। सेकंड, इसी तरीके से हमने एक्ट तो बना दिया, लेकिन जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा इस एक्ट का फायदा कैसे उठाया जाएगा, तो टाइम टू टाइम पर हम सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे गांव में हमने ग्राम पंचायत का सहारा ले लिया, शहरों में हमने जो है नगर पालिका, फिर हम टीवी से, सोशल मीडिया से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से आपने किस तरीके से अवेयरनेस फैलानी है, वो ये प्रोग्राम जो है हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास है 27 पावर्स टू मेक रूल बाय द गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अब कुछ रूल्स बनाने की भी पावर है, जैसे कि आरटीआई की टाइम लिमिट क्या होगी, या फिर जो है कितने दिन में रिप्लाई किया जाएगा, या फिर है किस तरीके से हम पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे, उनके लिए क्या जो है हमारे पास एलिजिबिलिटी है, क्या पेमेंट और अलाउंस दिया जाएगा जो ऑफिसर्स हमने अपॉइंट किए हैं, ठीक है, क्या फीस प्रेस्क्राइब होगी। तो इस तरीके के जो रूल्स है वो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के पास क्या क्या पावर है? कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो आरटीआई की फीस है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें जो है हमारी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी बना सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है 29 लेइंग ऑफ रूल्स। अगर हमें कोई भी रूल बनाना आरटीआई के तहत तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसको हम जो है पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, दोनों सदनों के सामने, फिर डिस्कस किया जाता है और फिर जो है हमारे यहाँ पर कोई भी जो रूल है वो हमारा बनाया जाता है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी क्या होता है कि जो भी हमारी कोई भी एक्ट है हमारा, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी एक्ट के तहत, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब भी हमारा रूल बन जाता है उसके 2 साल के अंदर अगर कोई भी लगता है कि किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी पर्सन को हार्डशिप है, तो वहां पर आप डिफिकल्टी रिमूव कर सकते हैं। 30 है रिपेल। रिपेल जो है इससे पहले जो एक्ट था वो खत्म हो गया, तो फ्रीडम ऑफ एक्ट जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा रिपेल हुआ था रूल नंबर 30 के तहत। तो ये हमने यहाँ पर अपना आरटीआई एक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, एमसीआरई का रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज, और रिपब्लिक डे पे अभी ऑफर है, आप 500 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स फटाफट से परचेज कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।